नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 विषय इतिहास में अध्याय 4 में इस्लाम का प्रचार जो पाठ था उसमें अर्थव्यवस्था, कृषि, शहरीकरण और जो वाणिज्य था उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कल जहाँ तक हमने अध्ययन किया था उससे आगे हमें आज अध्ययन करते हैं। तो देखिए हमने पढ़ा था कि उस समय में जो हमारे यहाँ उस समय वहाँ की जो राजनीतिक परिस्थितियों में जो इलाके अरब साम्राज्य के अंतर्गत चले गए थे तो उन साम्राज्य पर उनका पूर्ण रूप से कब्जा था और वे पूर्ण रूप से उनके अधीन थे। तो ऐसी स्थिति में उन पर उनका वर्चस्व भी है वो चल रहा था। तो देखिए हम इससे आगे अगर बात करें तो हमारे सामने ये बात आती है कि जैसे राजनीतिक एकीकरण हम यहाँ से पढ़ते हैं। तो राजनीतिक एकीकरण व खाद्य पदार्थों और विलासी वस्तुओं की शहरी मांग ने विनिमय के जो साधन थे विनिमय के उन साधनों का है वो उपयोग करना शुरू कर दिया था। तो देखिए कैसे कि उसमें वहाँ पर राजनीतिक एकीकरण था, खाद्य पदार्थ और विलासी वस्तुओं की शहरों में है वो विनिमय के दायरे में विस्तार कर दिया था। अर्थात शहरों में एक तो खाद्य पदार्थ और एक विलासी वस्तु हैं, इनकी अत्यधिक क्या थी, मांग थी। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि भूगोल में मुस्लिम साम्राज्य की सहायता की जाए तो जो हिंद महासागर और भूमध्य महासागर का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र में विशेष तौर से है वो इनका प्रभाव है वो बढ़ना शुरू हो गया था, व्यापारिक क्षेत्र फैल गया था। तो मुस्लिम साम्राज्य की सहायता की किसने, हिंद महासागर और भूमध्य महासागर के व्यापारिक क्षेत्र फैलने के कारण से 5 शताब्दियों तक अरब और ईरानी व्यापारियों का चीन, भारत और यूरोप के बीच के समुद्री व्यापार पर एकाधिकार रहा था। यानी 5 शताब्दियों तक अरब और ईरानी व्यापारियों का चीन, भारत और यूरोप के बीच के समुद्री व्यापार पर है वो एकाधिकार रहा था। और ये व्यापार उस समय मुख्य रूप से 2 मुख्य रास्तों से होता था, एक तो लाल सागर और दूसरा फारस की खाड़ी। अर्थात जो ये 5 शताब्दियों तक भारत और इस इस्लामिक कंट्री के बीच में जो व्यापार रहा था वो मुख्य तौर से 2 रास्तों से हो रहा था। कौन कौन से, एक तो लाल सागर और दूसरा था फारस की खाड़ी। लंबी दूरी के व्यापार के लिए उपयुक्त और उच्च मूल्य वाली वस्तुओं जैसे मसालों, कपड़ों, चीनी मिट्टी की चीज़ों और बारूद को भारत और चीन से लाल सागर के पतनों अर्थात अदन और एदाब तक और फारस खाड़ी के पतन सिराफ और बसरा तक जहाज पर लाया जाता था और यहाँ से माल को ज़मीन पर ऊँटों के काफिले द्वारा बगदाद, दमिश्क और एलेप्पो के भंडारगृहों यानी मखाजिन जो फ्रांसीसी शब्द है मैगजीन का मूल है और जिसका अर्थ होता है दुकान तक खपत के लिए अथवा आगे भेजने के लिए जो उस समय में लाया ले जाया जाता था। तो देखिए यह कहने का मतलब ये है कि जो अरबों का अधिकार था जिस साम्राज्य में तो उसमें इनका व्यापार बहुत अधिक फला फूला था और उस समय हिंद महासागर और भूमध्य सागर के व्यापारिक क्षेत्रों के ऊपर इनका कब्जा हो गया था और 5 शताब्दियों तक अरब और ईरानी व्यापारियों का चीन, भारत और यूरोप के बीच के समुद्री व्यापार पर एकाधिकार रहा था। यह व्यापार 2 मुख्य रास्तों से यानी एक तो लाल सागर और दूसरा फारस की खाड़ी से होता था। लंबी दूरी के व्यापार के लिए उपयुक्त और उच्च मूल्य वाली वस्तुएं जैसे मसाले, कपड़े, चीनी मिट्टी की चीज़ें और बारूद को भारत और चीन से लाल सागर के पतनों अर्थात अदन व एदाब तक, फारस की खाड़ी के पतन सिराफ और बसरा तक जहाज द्वारा लाया जाता था। तो उस समय में भारत और चीन से जो माल होता था उसे लाल सागर के जो बंदरगाह होते थे अदन और एदाब, फारस की खाड़ी के बंदरगाह जिसका नाम है सिराफ और बसरा, तो वहाँ तक किससे लाया जाता था, जहाज तक, जहाज पर लाते थे और यहाँ से माल को ज़मीन पर ऊँटों के काफिले द्वारा
बगदाद, दमिश्क और एलोपो के भंडार गृहों तक पहुंचाते थे। बाद में उसको आगे फिर है वो विभिन्न पशुओं पर, ऊँटों के काफिलों पर है वो आगे पहुंचाने का कार्य होता था। और जहाँ जहाँ उस माल की खपत होती वहाँ वहाँ पर वो माल है वो भेजा जाता था। तो इस तरह है वो इस्लाम के उदय के बाद एक काफ़ी समय तक है व्यापार अधिक फला फूला था। मक्का के रास्ते से गुजरने वाले काफिले बड़े हो जाते थे। जब हज की यात्रा का समय हिंद महासागर में नौ चालन के मौसम के साथ पड़ता था तो इन व्यापारिक मार्गों के भूमध्य सागर के सिरे पर सिकंदरिया के पतन से यूरोप को किए जाने वाले निर्यात को यहूदी व्यापारियों द्वारा संभाला जाता था, जिनमें से कुछ भारत से सीधे व्यापार करते थे, जैसा कि गेनिजा संग्रह में परिरक्षित उनके पात्रों से देखा जा सकता है। किंतु 4वीं शताब्दी से व्यापार और शक्ति के केंद्र के रूप में काहिरा के उभर आने के कारण और इटली के व्यापारिक शहरों से पूरी माल की बढ़ती हुई मांग के कारण लाल सागर के मार्ग ने अधिक महत्व प्राप्त कर लिया था। अर्थात 4वीं शताब्दी से व्यापार और शक्ति के रूप में काहिरा उभर कर आ गया था और इटली के व्यापारिक शहरों से पूरी माल की बढ़ती हुई मांग के कारण अरब के कारण लाल सागर के मार्ग ने अधिक महत्व प्राप्त कर दिया था। अर्थात जहाँ से वस्तुओं का आयात निर्यात ज़्यादा होना शुरू हो गया था। पूर्वी सिरे की चर्चा करें तो ईरानी व्यापारी मध्य एशियाई और चीनी वस्तुएं, जिनमें कागज भी शामिल था, लाने के लिए बगदाद से बुखारा और समरकंद होते हुए रेशम मार्ग से चीन तक भी व्यापारी लोग हैं वो जाते थे। अब देखिए कागज के आविष्कार के बारे में हम देखते हैं तो कागज गेनिजा अभिलेख के माध्यम से प्राप्त हमें इतिहास होता है कि कागज किस प्रकार से बना था। तो देखिए कागज के आविष्कार के बाद इस्लामी जगत में लिखित रचनाओं का व्यापक रूप से प्रसार होने लगा था। कागज लीलन से निर्मित चीन से आया था और जहां कागज बनाने की प्रक्रिया को बहुत सावधानी से गुप्त रखा गया था। 751 में समरकंद के मुसलमान प्रशासक ने 20,000 चीनी आक्रमणकारियों को बंदी बना लिया और जिनमें से कुछ कागज बनाने में बहुत निपुण थे और अगले 100 वर्षों के लिए समरकंद का कागज निर्यात की एक महत्वपूर्ण वस्तु बन गया था। चूँकि इस्लाम एकाधिकार का निषेध करता है इसलिए कागज इस्लामी दुनिया के बाकी हिस्सों में बनाया जाने लगा था। 10वीं शताब्दी के मध्य भाग तक इसने अधिकांश पेपायरस का स्थान है वो ले लिया था। अर्थात कागज बनाने की जो प्रक्रिया है वो सबसे पहले कहाँ पर शुरू हुई थी? चीन में हुई थी। पेपायरस एक ऐसी लेखन सामग्री थी जिसे एक पौधे के अंदरूनी तने से बनाया जाता था जो नील घाटी में बहुतायत से वो उगता था। यानी पेपायरस है वो लिखने की सामग्री थी और जिसे एक ऐसे पौधे के तने से बनाया जाता था और ये पौधा नील नदी घाटी में बहुत ज़्यादा संख्या में मिलता था। कागज़ की मांग बढ़ गई और अब्द अल लतीफ़ जो बगदाद से आया था एक चिकित्सक था और 1193 से 1207 तक मिस्र का निवासी था। लिखता है कि मिस्र के किसानों ने मम्मियों के ऊपर लपेटे गए लिनन से बने हुए आवरण प्राप्त करने के लिए कब्रों को किस तरह लूटा था ताकि वे इन लीलन आवरणों को कागज़ के कारखानों को भेज सके। अब कागज़ की उपलब्धता के कारण सभी प्रकार के वाणिज्यिक और निजी दस्तावेजों को लिखना भी सुविधाजनक हो गया था। 1896 में फुस्तात में बेन एजरा के यहूदी प्रार्थना भवन को एक सीलबंद कमरे गेनीजा, जिसका उच्चारण गनीजा के रूप में किया जाता है, में मध्यकाल के यहूदी दस्तावेजों का एक विशाल संग्रह मिला था और ये दस्तावेज इस यहूदी प्रथा के कारण संभाल कर रखे गए थे कि ऐसी किसी भी जो लिखावट है उस संभाल कर रखे गए थे और ऐसी किसी भी लिखावट को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए जिससे परमेश्वर का नाम लिखा हुआ हो। गेनिजा में लगभग 2.5 लाख पांडुलिपियां और टुकड़े मिले हैं जिनमें कई 8वीं शताब्दी के मध्यकाल की भी हैं और अधिकांश सामग्री 10वीं से 13वीं शताब्दी की है, अर्थात फातिमी, अयूबी और प्रारंभिक मामलुक काल की ये सामग्रियां मानी जाती हैं।
इनमें व्यापारियों, परिवार के सदस्यों और दोस्तों के बीच लिखे गए पत्र हैं, संविदा, दहेज से जुड़े वादे हैं, इसके अलावा बिक्री दस्तावेज हैं, धुलाई के कपड़ों की सूचियां हैं, अन्य मामूली चीज़ें शामिल हैं और अधिकतर दस्तावेज हैं वो यहूदी अरबी भाषा में लिखे गए थे, जो हिब्रू अक्षरों में लिखी जाने वाली अरबी भाषा का ही रूप था। अर्थात सर्वाधिक ये पत्र हैं वो यहूदी और अरबी भाषा में थे और ये भाषा है वो हिब्रू अक्षरों में लिखी जाने वाली अरबी भाषा का ही रूप माना जाता है, जिसका उपयोग समूचे मध्यकालीन भूमध्य सागरीय क्षेत्र में यहूदी समुदायों द्वारा आम तौर पर किया जाता था। गेनिजा दस्तावेज निजी और आर्थिक अनुभवों से भरे हुए हैं। वे भूमध्य सागरीय और इस्लामी संस्कृति की अंदरूनी जानकारी प्रस्तुत करते हैं और इन दस्तावेजों से यह भी पता चलता है कि मध्यकालीन इस्लामी जगत के व्यापारियों के व्यापारिक कौशल और वाणिज्यिक तकनीकें उनके यूरोपीय प्रतिपक्षियों की तुलना में बहुत अधिक उन्नत थी। गेटिन ने गेनिजा अभिलेख का प्रयोग करते हुए भूमध्य सागर का इतिहास कई संग्रहों में लिखा है। गेनिजा के पत्र से प्रेरित होकर अमिताभ घोष ने अपनी पुस्तक इन एन एंटिक लैंड में एक भारतीय दास की कहानी भी प्रस्तुत की है। अर्थात इस तरह से कागज़ का आविष्कार बहुत पहले हो गया था और उसमें में भी ऐसे कई 8वीं शताब्दी के और 10वीं से लेकर के 13वीं शताब्दी के पत्र, संविदा आदि प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर हम पता लगा सकते हैं उस समय की स्थिति के बारे में। तो देखिए, तुरान भी वाणिज्यिक तंत्र में एक महत्वपूर्ण कड़ी थी और यह तंत्र यूरोपीय वस्तुओं, मुख्यतः फर और स्लाव गुलामों के व्यापार के लिए उत्तर में रूस और स्कैंडिनेविया तक फैला हुआ था। इन वस्तुओं की अदायगी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इस्लामी सिक्के वोल्गा नदी के आसपास और बाल्टिक क्षेत्र में बड़ी संख्या में पाए गए हैं। इन बाजारों में तुर्क गुलाम, दास दासियां भी खलीफा और सुल्तानों के दरबार के लिए खरीदे जाते थे। राजकोषीय प्रणाली, राज्य की आय और उसका व्यय और बाजार के लेन देन ने इस्लामी देशों में धन के महत्व को बढ़ा दिया था। सोने, चांदी और तांबे फुलस के सिक्के बनाए जाते थे और वस्तुओं और सेवाओं की अदायगी के लिए प्रायः सर्राफों द्वारा सीलबंद किए गए थैलों में बेचे जाते थे। उस समय में सोना अफ्रीकी सुदन से और चांदी मध्य एशिया से हैं, वो यहाँ पर वहाँ पर हैं वो आती थी। कीमती धातुएं और सिक्के यूरोप से आते थे, जो पूर्वी व्यापार की वस्तुओं को खरीदने के लिए यूरोप अदा करता था। धन की बढ़ती हुई मांग ने लोगों को अपने संचित भंडारों और बेकार पड़ी संपत्ति का उपयोग करने के लिए विवश कर दिया। उधार का कारोबार भी मुद्राओं के साथ जुड़ गया, तो इससे क्या है कि व्यापार बहुत अधिक फूल गया था। फिर देखिए, यद्यपि व्यापारियों के लिए पारिवारिक व्यापार स्थापित करना तथा अपने कार्यों के संचालन के लिए गुलामों को काम में लगाना एक आम रिवाज था। अर्थात स्पष्ट है कि जो व्यापारी थे वे विशेष तौर से अपने कार्य में गुलामों का उपयोग है वो करते थे और उसमें गुलामों को कार्य करवाया जाता था। लेकिन मुजरबा जैसे औपचारिक व्यापारिक प्रतिबंध जो थे आमतौर पर किए जाते थे, जिनमें निष्क्रिय साझेदार अपनी पूंजी कारोबार के कामों में देश विदेश पर जाने वाले सक्रिय सौदागरों को सौंप देते थे। लाभ व हानि को किए बिना निर्णयों के अनुसार बांट लिया जाता था। इस्लाम लोगों को धन कमाने से नहीं रोकता था, बशर्ते कि कुछ निषेध संबंधी नियमों का पालन किया जाए। उदाहरण के लिए ब्याज लेन देन, रिबा गैर कानूनी थे, हालांकि लोग बड़े चतुराईपूर्ण तरीके हियाल से सूदखोरी करते थे, जैसे किसी खास किस्म के सिक्कों में उधार लेना और एक अन्य किस्म के सिक्कों से अदायगी करना और मुद्रा विनिमय हुंडी का मूल पर कमीशन के रूप में छिपे तौर पर ब्याज खा लेना। इस तरह के जो ब्याज लेना करना उस समय में वैध माने नहीं जाते थे। 1001 रातें अलिफ, लैला और लैला की कहानियों से हमें मध्यकालीन मुस्लिम समाज की तस्वीरें प्राप्त होती हैं और इन कहानियों में नाविकों, गुलामों, सौदागरों, सर्राफों जैसे कई पात्रों का हमें वर्णन प्राप्त
होता है। तो इस तरह से हम मान सकते हैं कि जो अरबी साम्राज्य स्थापित होने के बाद उस समय में उस क्षेत्र के अंदर व्यापार अत्यधिक फूला था और वहाँ की अर्थव्यवस्था में कृषि का विकास हुआ था, शहरीकरण का विकास हुआ था, वाणिज्य का विकास हुआ था और वाणिज्य में वस्तु विनिमय के बदले मुद्रा अर्थात हुंडी का प्रयोग है वो होता था। धन्यवाद।